हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुशांत केस में आज बहुत ही अहम दिन है। आज ईडी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करने वाली है। ईडी ने आज सिद्धार्थ को पूछताछ के लिए मुंबई के ही ईडी दफ्तर में बुलाया है। सिद्धार्थ पिठानी मुंबई में 1 अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ उनके घर में रह रहा था। सिद्धार्थ ने ही पहली बार सुशांत सिंह राजपूत का शव देखा था। इसके बाद सुशांत की मौत की सूचना उसने पुलिस को दी थी और अब जानकारी ये है कि आज उससे ईडी पूछताछ करने वाली है। इसलिए क्योंकि पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, ये कल की तस्वीर आपके सामने है। रिया चक्रवर्ती सफेद दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए, मुंह मास्क से ढका हुआ, सीधा ऊपर पहुंची ईडी के मुंबई वाले दफ्तर में। वहां 9 घंटे तक पूछताछ चली। कुछ देर के लिए वो नीचे आई जब पूछताछ खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा वो ऊपर चली गई क्योंकि कैमरा उनका इंतजार कर रहा था। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या हुआ है। और ये आज जिस शख्स से बातचीत होने वाली है और पूछताछ होने वाली है, सिद्धार्थ पिठानी। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स बदले हैं। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने ये आरोप लगाया था कि रिया के परिवार वालों ने फोन करके और सिद्धार्थ पिठानी को कहा था कि रिया को लेकर सीधे तौर पर आपको ये कहना चाहिए कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के पैसों की हेराफेरी की है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक पेपर जारी किया गया है। रिया ये दावा कर रही है, पेपर पर जो बातें लिखी गई है वो सुशांत ने खुद लिखी थी। पेपर पर ग्रैटिट्यूड लिस्ट है। और ये देखिए, ग्रेटफुल लिस्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, यानी मैं अपने जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं फॉर, मैं कोशिश कर रही हूं पढ़ने की, आई एम ग्रेटफुल फॉर लिल्लू इन माई लाइफ। आई एम ग्रेटफुल फॉर लिल्लू इन माई लाइफ। अब ये लिल्लू जो है वो शोविक चक्रवर्ती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर बाबू इन माई लाइफ। बेबू वो रिया चक्रवर्ती को बुलाते थे। आई एम ग्रेटफुल फॉर सर इन माई लाइफ। आई एम ग्रेटफुल फॉर मैम इन माई लाइफ। ये सर और मैम रिया के माँ बाप हैं। ये 5 लोग, इन 5 लोगों के प्रति ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड जो है वो जाहिर करते हुए सुशांत सिंह राजपूत, मैं फिर बता दूं, बकौल रिया चक्रवर्ती, रिया ये कह रही है कि ये देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जिन लोगों के लिए शुक्रगुजार थे या जिनके प्रति शुक्रगुजार थे। अच्छा, फजी जो है वो नीचे जो 6ठा नंबर है, फजी सुशांत सिंह राजपूत के कुत्ते का नाम है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, 6 लोगों का यहाँ पर जिक्र है, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, जिसमें वो शुक्रगुजार हैं। वो शोविक का नाम ले रहे हैं, मतलब जो घर में नाम से उनको पुकारा करते थे। तो ये रिया चक्रवर्ती ने जारी किया है। जी बिल्कुल, ये रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील सतीश माने सिंधे के माध्यम से जारी किया है और सभी मीडिया कर्मियों को ये पत्र और एक बॉटल, वाटर बॉटल है जिस पर छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी आखिरी फिल्म थी, छिछोरे फिल्म का एक ब्लैक कलर का पानी का बॉटल है, वो जारी किया है और कहा है कि मेरे पास यही अब बचा हुआ है, यानी जो कुछ मेरे पास है वो यही 2 चीजें हैं। तो ये जो एक लिस्ट है, एक डायरी है, उस डायरी का ये पन्ना है जिसमें ग्रेटिट्यूड लिस्ट है और ये दावा कर रही है रिया कि ये सुशांत सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग है और ये सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा हुआ है। इस नोटबुक में जो 7 वाक्य लिखे गए हैं, उस 7 वाक्य में उन्होंने जी मृत्युंजय, हमने कल एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताया था कि एक किताब मिली थी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर और उसके कुछ पन्ने गायब थे। क्या कनेक्ट किया जा सकता है? मतलब पन्ने फाड़े गए थे उस किताब से और ये वही किताब थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपने हाथों से लिखा करते थे, मतलब सारी चीजें नोट करते थे। क्या ये वो पन्ना हो सकता है?
देखिए, इस संभावना को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। ये पूरी संभावना बनती है कि शायद वो पन्ने जो फाड़े गए थे वो इसी डायरी के हो सकते हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने परिवार को अलग किया, वो कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती इसके कारण बताया जा रहा है और कई आरोपों के घेरे में उसका एक जवाब देते हुए एक मैसेज जो सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा लिखा गया है, ऐसा उनका दावा है। वो मैसेज दुनिया को बताना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत से उनके संबंध बहुत प्यारे थे, परिवार से बहुत प्यारे थे, भाई से प्यारा था, उनके माता पिता से बहुत प्यारा संबंध था, उनके डॉग से बहुत प्यारा संबंध था। उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिस्ट में जो 7 पॉइंट लिखे थे, 6 पॉइंट तो उनके परिवार के सदस्यों के बारे में लिखे थे कि किस प्रकार से वो उनके आभारी है, ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती बताना चाहती हैं कि जो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ खराब था या झगड़े हुए थे या वो जिम्मेदार हैं, तो कहीं न कहीं अपनी तरफ से एक सफाई भी हम मान सकते हैं इसे, जो सफाई देती नजर आ रही है। मतलब ये सफाई से ज्यादा तो थोपा हुआ या जबरदस्ती लिखवाया गया प्यार नहीं लग रहा है। लाइन से आप ग्रेटिट्यूड में आपको कोई और नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये 4-5 लोग ही दिख रहे हैं जो 24 घंटे आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। वही लोग दिख रहे हैं, उन्हीं को आप थैंकफुल और थैंक यू कह रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं आपको ओवरडोज देने के। मतलब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि रिया अपने आप को कैसे बेकसूर जबरदस्ती बेकसूर जताने की कोशिश कर रही है एक पन्ना सामने लाकर। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं और अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है। हालांकि ये उनका दावा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की लिखावट है, उनकी राइटिंग है और उन्होंने उनकी पर्सनल डायरी में ये लिखा हुआ है। 2 चीजें बताने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो बहुत प्यार करते थे, न केवल उनसे बल्कि उनके पूरे परिवार से, अपने डॉग से, और उसके लिए वो बहुत कृतज्ञ थे, आभारी थे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है। और दूसरा ये बता रही है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 चीजें हैं, एक ये पत्र है और एक वाटर बॉटल है जो कि वो छिछोरे फिल्म का वाटर बॉटल है। तो ये 2 बताने की कोशिश है कि मैंने उनका कुछ भी नहीं लिया और मेरा उनसे बहुत कुछ अच्छा था, हमारा एक प्यार भरा संबंध था, परिवार का भी प्यार भरा संबंध था। ये 2 मैसेज इन 2 तस्वीरों के माध्यम से रिया चक्रवर्ती पूरे देश को या जो भी सुशांत सिंह राजपूत से संबंध सरोकार या देखना चाहते हैं फैंस हैं, उन सबको तक पहुंचाना चाहती है। तो हम इसलिए रोकना चाहती हूँ कि मेरे 2 और सहयोगी यहाँ पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, एक तो प्रकाश भी जुड़े हुए हैं और माफ कीजिएगा ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, और इस वक्त आपको गणेश ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं और प्रकाश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ जो ओम प्रकाश तिवारी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से ये खबर आ रही है, रिया से जो पूछताछ हुई है उसके दौरान रिया अपनी कमाई का किसी तरह का कोई ठोस सोर्स जो है वो बता ही नहीं पाई। सीधा रुख करते हैं ओम प्रकाश तिवारी का। ओम प्रकाश, बहुत से ऐसे सवाल पूछे गए रिया से जिनका वो जवाब नहीं दे पाई और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये स्रोत हो जाता है जहां से उनकी कमाई होती थी। बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के आधा घंटा 40 मिनट तो वो इसी बात को लेकर बहस करती रही कि उनको उनके वकील को लाने दिया जाए और अपने वकील की मौजूदगी में ही वो कोई दस्तावेज साइन करेंगी या ओथ साइन करेंगी। लेकिन ईडी अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पे बताया कि पीएमएलए के तहत आपका बयान दर्ज किया जा रहा है और इसमें किसी भी वकील को लाने की अनुमति नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं फिर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। इसके ईडी सूत्रों के मुताबिक उनसे कहा गया है कि आप इस बात को जवाब के तौर पर लिख दीजिएगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जब उनसे उनकी ठोस पूछा गया कि आपकी इनकम क्या है, आपको जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, आपने जो फ्लैट्स खरीदे 55 लाख 85 लाख ये सब आपने कहां से लिया, आपकी जो आय है उसका ठोस जरिया क्या है, तो जो वो जवाब जो उन्होंने दिए वो ईडी अधिकारियों के गले से नीचे नहीं उतर पाए। चूंकि ईडी सूत्रों का मानना है कि 14 से 17 लाख रुपए की जो शख्स के पास इनकम है वो 55 से 85 लाख रुपए की जो आय फ्लैट है वो नहीं कर सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब उनसे पूछा गया कि एचडीएफसी का लोन 55 लाख रुपए का लोन आपको किस आधार पर हो गया, आपकी इनकम तो इतनी थी, वो इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए कि जिस शख्स की इनकम ही 14 लाख 15 लाख 16 लाख हो उसको 55 लाख रुपए का लोन आखिर कैसे मिल सकता है। तो लिहाजा ईडी जो है वो रिया के जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ईडी सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब उनसे कुछ मामलों में दस्तावेज मांगे गए कि आप इन चीजों के दस्तावेज हमें दीजिए, तो वो दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाई और उन्होंने कहा कि मैं दस्तावेज आपको बाद में दूंगी। जबकि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रीवा का भाई जो शौविक था उसने अनेक दस्तावेज ईडी अधिकारियों को सौंपे। ईडी सूत्रों के मुताबिक जो रिया से पूछताछ हुई है उससे ईडी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, चूंकि वो अपनी कमाई का ठोस जवाब नहीं दे पाई है और उनके पास फिलहाल जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी
कहां से आई, इसके बारे में सवालात बाकी हैं, उनके जवाब बाकी हैं, ठोस जवाब बाकी हैं। लिहाजा ईडी उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगा। रूबिका, ईडी दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कई सारे सवालों के जवाब संतुष्ट जिससे हो जाए ईडी वो नहीं लग रहे हैं और शायद इसीलिए दोबारा बुलाया जा सकता है। वैसे रिया से पूछताछ को लेकर एक और बड़ी जानकारी है। रिया अपने 2 खातों में पैसे कहां से आए ये नहीं बता पाई है। सुशांत के खाते से रिया के खाते में जो पैसे आए इस बारे में भी रिया कुछ खास नहीं बता पाई है। गणेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश, ये सारे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ओम प्रकाश ये बता रहे हैं कि वो ये चीज क्लियर नहीं कर पाई कि ये लोन आपको कहां से मिल रहा है, ये भी नहीं क्लियर कर पाई कि सुशांत के खाते से उनके खाते में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, कौन कर रहा था, कितना किया जा रहा था। जी बिल्कुल रूबिका, देखिए जैसे ओम प्रकाश उन्होंने बताया कि इनकंसिस्टेंसी है और यही बात ईडी के सूत्रों से हमें पता चली है मुंबई में कि इनकंसिस्टेंसी उनके बयान में आ रही है। कुछ एक बात करती है तो दूसरी बात उसको ही काउंटर करने वाली बात स्टेटमेंट में उन्होंने सामने रखी है, इसीलिए मिलता नहीं है उनका स्टेटमेंट, उनके जवाबों में कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है। 2 बैंक अकाउंट उनके थे, उन बैंक अकाउंट में कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो ट्रांजैक्शंस क्यों, कैसे और किसने किए, कब किए, ये सारी जानकारी लेने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रही थी। तो क्यों और किसने किए ये इसका जवाब वो नहीं दे पाई हैं, उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया है। उसके अलावा कुछ अकाउंट, सुशांत के अकाउंट से कुछ पैसे रिया को ट्रांसफर हुए हैं, कुछ सुशांत के अकाउंट से पैसे रिया पर खर्च भी हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे पर खर्चा करते, लेकिन कोई बड़े ट्रांजैक्शन या अमाउंट थे जो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड की तरफ से गर्लफ्रेंड को कुछ शॉपिंग के लिए या कहीं घूमने के लिए नहीं हो सकता। ये उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब था नहीं। उनका कहना था कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये ट्रांजैक्शंस उसी का ये है और सुशांत अपनी मर्जी से जो है वो ट्रांजैक्शन उन्होंने किए या खर्च किया है मुझ पर, मेरे भाई पर। शोविक को लेकर भी सवाल पूछा गया, जो ईडी अधिकारी बता रहे हैं कि आखिर शोविक डायरेक्टर कैसे बने कंपनी में। उनका कहना था कि ये सुशांत का निर्णय था। शोविक मेरा भाई था और शोविक और सुशांत की जो जान पहचान थी वो उनके दोनों के रिलेशनशिप शुरू होने के बाद ही हुई, लेकिन उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और सुशांत अपनी मर्जी से मुझे बिना पूछे शोविक के एयर टिकट्स हो, होटल स्टे हो, इस तरह खर्च करते थे, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। और शोविक को डायरेक्टर बनाने में भी सुशांत का ही रोल था। अब गणेश एक बात बताइए, हालांकि हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स नहीं है हम, लेकिन उसके बावजूद जो महिला सुशांत क्या खाएगा, कब खाएगा, कितना खाएगा, कब सोना है, कब उठना है, कितनी डोज लेनी है, वो डिसाइड कर रही हो, उसे ये नहीं पता है कि शोविक के एयर टिकट्स ये शख्स बुक करा रहा है और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि फाइनेंशियल लेवल पर वो किसकी क्या कैसे मदद कर रहा है। मतलब कुछ बातें तो बिल्कुल हलक से नीचे नहीं उतरती है। बिल्कुल रूबिका, क्योंकि देखिए उनका भाई है और उनके थ्रू ही पहचान हुई है और शोविक तो उनको बताएगा ही, सुशांत अगर करता भी है और रिया को पता चलना ही है ये बातें, लेकिन रिया ने अपना पल्ला झाड़ा है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। वो उन दोनों के बीच की दोस्ती के संबंध जो बने थे उस वजह से सुशांत ने खर्च किया हो। अब सवाल यह है कि उनके ही परिवार के सारे लोग उनके कंपनी के डायरेक्टर क्यों बने, ऑडिटर उन्होंने ही क्यों लाया, ये सारे सवाल थे जो ईडी जानना चाहती थी, उसके जवाब वो नहीं दे पाई। जैसा ओम प्रकाश ने कहा कि पहले तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, जब सख्ती बरती तो जवाब देने वो बैठी और जवाब भी इस तरह के दिए जिससे संतुष्ट नहीं है ईडी के अधिकारी। वापस उन्हें बुलाया जाएगा और सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की बात भी उन्होंने अभी बताई नहीं है। ईडी को कहीं ना कहीं ये भी पता चला है कि कुछ इनके कॉन्टैक्ट के लोग हैं जिनको भी इसमें फाइनेंशियल ट्रेल में, मनी ट्रेल में उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, तो उस दिशा में भी ईडी के अधिकारी जांच करने वाले कि आखिर वो कौन लोग हैं। इतनी बड़ी रकम आना, इतने कम पैसे में इनकम में इतने बड़े प्रॉपर्टीज लेना, ये कई सारे सवाल थे जिस सवाल का जवाब वो दे ही नहीं पाई हैं, इसीलिए उनको दोबारा वापस बुलाया जाने वाला है। रूबिका, तो इस वक्त बड़ी खबर यह कि रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की पूछताछ के बावजूद बहुत सारी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है और शायद इसीलिए दोबारा पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। प्रकाश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, बिहार से जो पुलिस अधिकारी भेजे गए थे उनको तो क्वारंटीन कर दिया गया। इनफैक्ट जब वो लौटे दोबारा और आप लोगों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा मुझे नहीं, जांच को क्वारंटीन किया, जानबूझकर क्वारंटीन किया गया।
देखिए रूबिका, मैं सुन रहा था ओम प्रकाश तिवारी और गणेश को, तो उसमें एक बात तो साफ है कि जो ईडी जांच कर रही है उसमें दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग, ये चारों जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये देखना होगा कि रिया के पास से क्या ब्लैक मनी उसके पास कुछ था या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तो किस स्तर पे हुआ। तो ये सारी जांच के लिए ही बिहार पुलिस गई थी, क्योंकि यहां पर जो एफआईआर दर्ज हुआ था इसी बारे में था कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ रिया चक्रवर्ती ने गायब कर लिए, रिया चक्रवर्ती ने ऐंठ लिए। तो वो 15 करोड़ कहां है, किसके पास है और किस माध्यम से आया था, किस तरह से उसकी जांच करने के लिए बिहार पुलिस गई थी। एसआईटी की टीम मारे मारे फिरने लगी जब से उनके अधिकारी सिटी एसपी को क्वारंटीन कर लिया गया। तो जब वो वापस लौटे तो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी है वो खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और उनको वेलकम करने के लिए उन्होंने साफ कहा कि उनके जांच की दिशा और रफ्तार वो बहुत ही अच्छी थी। अगर उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया होता, जांच को ही क्वारंटीन नहीं किया गया होता, तो वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाते, इसमें कोई शक नहीं था उनको। लेकिन इस बीच में अब मामला क्योंकि सीबीआई के हाथ में चला गया है तो इसमें बिहार पुलिस अब ज्यादा कुछ नहीं कहेगी। रूबिका, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिहार पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो हासिल कर सकती थी, एक दिशा जो है इस पूरी की पूरी जांच को दे सकती थी, लेकिन मुंबई सरकार ने और पुलिस ने उसे कहीं ना कहीं ऐसे करने से रोका है। ये सीधा आरोप बिहार पुलिस का। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिया, सुशांत और रहस्य। रिया चक्रवर्ती कमाई का जरिया बता ही नहीं पाई। कल जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो पूछा गया कि बताइए आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जो एक रेगुलर स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी रही हैं, कहां से आता है आपके पास इतना पैसा, रिया नहीं बता पाई। रिया ये भी नहीं बता पाई कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उनके अकाउंट में जो बिग अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बता दें कि ओम प्रकाश तिवारी ही हैं जिन्होंने बताया था कि ईडी संतुष्ट नहीं है जवाब से और इसीलिए दोबारा बुलाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए। ओम प्रकाश तिवारी। देखिए रूबिका, मैं आपको बता दूं कि रिया ने जो बयान दिए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में आज सुशांत के दोस्त को बुलाया जा रहा है, जो ईडी की निगाहों में उनका रोल एक गवाह या एक सस्पिशियस के तौर पर है। अभी ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनका रोल क्या है, लेकिन ईडी का मानना है कि वो इस मामले में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो जो सवालात हुए हैं वो पूछे जा रहे हैं और रिया के परिजन जो हैं उनको सोमवार को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ जारी रहेगी। इस दौरान रिया ने, उनके भाई ने और अन्य लोगों ने जो बयान दिए हैं उनका आपस में तालमेल कराया जा रहा है और उस तालमेल के बाद सोमवार को जो फिर से पूछताछ होगी, रूबिका मैं आपको बता दूं, उसमें अनेक बड़े खुलासे होंगे। सोमवार की पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ओम प्रकाश, आप अक्सर जब इस तरीके की पूछताछ होती है, चाहे वो कार्ति चिदम्बरम हो, पी चिदम्बरम हो, ईडी के जितने भी अधिकारी हैं, वो बाकायदा सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं। यहाँ भी क्या ऐसा हुआ था और आपके पास वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं? देखिए, जो पूछताछ होनी है सोमवार से, अभी उसका सेट ऑफ क्वेश्चंस ईडी ने नहीं बनाया है, क्योंकि जो आज सैटरडे को जो पूछताछ होगी उसके बाद इन सभी दस्तावेजों का आपस में मिलान किया जाएगा और उससे जो जिस्ट निकलेगा उसके आधार पर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाएगा, जो रिया के लिए भी होगा, उनके पिता के लिए भी होगा और शौमिक के लिए भी होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी। तो सवाल अभी तैयार नहीं किए गए हैं, लेकिन जिन सवालों को कल पूछा गया था उससे ईडी संतुष्ट नहीं है और प्रॉब्लम यह है कि रिया से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बड़े बेसिक से सवाल है। उन बेसिक सवालों का जवाब भी रिया नहीं दे पा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को ईडी की तरफ से वापस दोबारा समन किया गया है, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। ईडी आज सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगी। ईडी ने रिया से कल 9 घंटे पूछताछ की थी। उनकी जो मैनेजर है श्रुति, उनसे 6 घंटे पूछताछ की गई। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी ईडी ने पूछताछ की। उधर सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि बिहार पुलिस ने दिल्ली में सीबीआई को जांच से जुड़े सारे के सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। सुशांत के पिता रिया चक्रवर्ती पर बेटे की करोड़ों की रकम की
हेरा फेरी का आरोप पिता ने लगाया है। तो ये 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर किन परिस्थितियों से जूझ रहे थे और क्या वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड, जैसा कहा जा रहा है, कमिट कर लिया, क्योंकि उन्होंने कोई नोट नहीं छोड़ा है। कई बार इस बात को लेकर भी शंका होती है कि जो शख्स, जो एक्टर, जो लड़का हर चीज को जर्नल में यानी अपनी डायरी में नोट किया करता था, वो अपने आखिरी लम्हे का जिक्र क्यों नहीं करेगा? वो उस परेशानी का जिक्र क्यों नहीं करेगा? वो पन्ने डायरी के कहां गायब हो गए जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे से बरामद हुई? उस डायरी के कुछ पन्ने गायब है और आज रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक पन्ना सबके सामने लाया जाता है और वो पन्ना सुशांत सिंह राजपूत की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ग्रैटिट्यूड लिस्ट का पन्ना है, जिसमें ये देखिए, ये रहा, जिसमें वो शोविक को थैंक यू कर रहे हैं, वो बेबू को थैंक यू कर रहे हैं। बेबू कौन? रिया चक्रवर्ती। वो अपने कुत्ते को थैंक यू कर रहे हैं। वो सर और मैम का जिक्र कर रहे हैं। सर है रिया चक्रवर्ती के पिता और मैम है रिया चक्रवर्ती की मां। तो ईडी ने रिया से लिखित में जवाब भी मांगे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये बताने में नाकामयाब रही कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो ये बता नहीं पाई कि वो जहां से कमाई कर रही है वो कौन सा स्रोत है, और इसीलिए जब रिया चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं मुझे नहीं मालूम और मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती हूं, तो ईडी ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें लिखित में ये लिख कर दे दीजिए कि आप इसका जवाब नहीं देना चाहती है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ईडी के सूत्र इनके संपर्क में लगातार। ओम प्रकाश, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? कोई बड़ी खबर आपके पास है? बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं, जो 15 करोड़ रुपए की मिस्ट्री है वो अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया के अब तक की जांच और पूछताछ के दौरान उसके पास 15 करोड़ रुपए अब तक उसके खाते में नहीं मिले हैं। जैसा कि आरोप है कि 15 करोड़ रुपए रिया ने लिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का कोई कागज ईडी के पास नहीं आया है। हालांकि ईडी सूत्रों का यह दावा है कि जांच के दौरान अभी कई अहम बातें सामने आएंगी, लेकिन जो इनिशियल आरोप था 15 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ रुपए की रकम अभी तक रिया के खातों में नहीं मिली है। ईडी के सूत्रों का मानना है इसका मतलब है कि ये पैसा कहीं और भी ट्रांसफर हुआ होगा, कुछ और लोगों के नाम पर ट्रांसफर हुआ होगा, और अगर वास्तव में पैसा धोखाधड़ी के जरिए ट्रांसफर हुआ है तो अपने आप में एक ये बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन फिलहाल इस समय जो ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया के खातों में 15 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। रूबिका, बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है अब। ओम प्रकाश, आप भी सुनिएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि सीबीआई के पास तो केस गया ही नहीं है, ये ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, जबकि केंद्र सरकार की अधिसूचना जाती है और उसके बाद सीबीआई पूरा का पूरा केस अपने पास लेता है। ओम प्रकाश, और वहां अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि सीबीआई के पास तो केस ही नहीं है। नहीं रूबिका, वो बॉम्बे वाले एस्पेक्ट में हो सकता है कह रहे हूं, क्योंकि बॉम्बे वाला केस वो सीबीआई के पास ट्रांसफर नहीं हुआ है, दैट इज करेक्ट। तो अनिल देशमुख अगर कह रहे होंगे तो संभवतः वो अपनी इंक्वेस्ट को कह रहे होंगे। 174 सीआरपीसी के तहत जो वो आत्महत्या के कारणों की जांच कर रहे हैं वो उसके बारे में कह रहे होंगे। लेकिन बिहार पुलिस की जो जांच है वो तो सीबीआई को आधिकारिक तौर पर ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बारे में बाकायदा एफआईआर हो चुकी है और सीबीआई ने उस बारे में जांच के लिए अपने कदम आगे भी बढ़ा दिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2 अलग-अलग केसेस हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है, एक सुसाइड वाला केस है और दूसरा फाइनेंशियल केस है। एक सेकंड, मैं इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करूं उससे पहले सरिता कौशिक ने बातचीत की अनिल देशमुख से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से। सुनिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, सरिता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। सरिता, क्या बातचीत हुई आपकी और अनिल देशमुख किस तरफ इशारा कर रहे थे? ये क्या मतलब है? ये तो मजाक हुआ जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जांच तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है सीबीआई को। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि सुशांत केस अभी सीबीआई के पास नहीं है। जो केस है, जो मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 11 तारीख को इस पर निर्णय आएगा और मुंबई पुलिस जो है वो उन्होंने फिर से एक बार दोहराया है, उस सुशांत केस में जांच जो कर रही है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। मुंबई पुलिस सक्षम भी है और इफेक्टिवली काम कर रही है और सीबीआई को अपनी केस देने में कोई भी कारण नहीं है, कोई भी वजह नहीं है, ये उन्होंने दोहराया है।
और आपकी क्या बातचीत हुई और क्या बातें अनिल देशमुख ने सामने रखी है, क्योंकि ईडी की तो कल पूछताछ हुई है बकायदा रिया चक्रवर्ती से, एफआईआर दर्ज हो गई है इस मसले पर सीबीआई की तरफ से। देखिए, जैसे कि कहा है, वैसे ये 2 केसेस है और एक मामला जो है वो मुंबई के पास में है, और मुंबई पुलिस जिस केस की जांच कर रही है वो जांच महाराष्ट्र पुलिस देने को तैयार नहीं है सीबीआई को, ये बहुत ही साफ है। और जहां तक के गृह मंत्री महाराष्ट्र के बात कर रहे थे, वो मुंबई पुलिस के जांच की बात कर रहे हैं, और वो अपना बयान भी जो है वो मुंबई पुलिस तक ही सीमित रख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बिहार पुलिस की जो केस है वो टेक ओवर हुई है सीबीआई से। अब आगे 11 तारीख को क्या होगा ये देखना पड़ेगा। 11 तारीख को क्या होता है, इसी पर अब सबकी नजर इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका जो फैसला होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है, अनिल देशमुख ने ये कहा है। सरिता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सरिता मेरी सहयोगी ने अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के पास नहीं है। और अभी ओम प्रकाश तिवारी जो हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने कहा कि ये करेक्ट है, इसलिए क्योंकि 2 लिहाज से जो है वो इस वक्त जांच चल रही है। ओम प्रकाश, लेकिन पिता ने जो कंप्लेन दायर की है या जो कंप्लेन लिखी है उसमें 2 ही चीजें, और मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक सेकंड, मैं पहले मृत्युंजय का रुख कर लेती हूं। मृत्युंजय, आपके पास इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है, अनिल देशमुख के बयान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि मुंबई में भी एक मामला चल रहा है, ये मामला एफआईआर नहीं है, ये मामला एडीआर है। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करके मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। बिहार पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद ये जांच थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन जो बयान दिया है, उनका बयान है कि सुशांत सिंह केस सीबीआई के पास नहीं गई है, सुशांत के पास हमने नहीं दी है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, 11 तारीख को निर्णय आएगा। मुंबई पुलिस हर तरह से सक्षम है, मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, बहुत इफेक्टिवली कर रही है, और सीबीआई को यह केस देने का कोई कारण नहीं बनता। तो ये अभी भी ये जो एफआईआर हुआ था, बिहार का हुआ था, बिहार सरकार ने रिकमेंड किया था, केंद्र सरकार से मांग की थी और केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई है। तो इसी आधार पर गृहमंत्री कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को तय करेगा, लेकिन अभी मुंबई पुलिस इफेक्टिवली इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई को देने का कोई कारण नहीं है। थोड़ी एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो कुछ समय पहले हम पत्र दिखा रहे थे, जो कि सुशांत सिंह द्वारा लिखित, जो हम 7 ग्रेटिट्यूड के लाइन्स पढ़कर बता रहे थे, एक जानकारी मिली है कि आमतौर पर जब ये हम एक जानकारी के आधार पर बता रहे हैं, इस केस से संबंध है या नहीं ये जांच का विषय है। जब एक मनोचिकित्सक के पास कोई मरीज जाता है, जब उसका डिप्रेशन का इलाज होता रहता है, उस समय वो मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट उसे कुछ काम देता है, जिसमें से एक डायरी में वो अपनी बातें लिखे, ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखे, 45 अपनी मनपसंद बातें लिखे, 40 चीजें मैं क्या करूंगा वो बातें लिखे, किसका किसका वो शुक्रिया कहना चाहता है वो बातें लिखे। इसे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक प्रक्रिया होती है, इलाज के दौरान ये साइकेट्रिस्ट अपने मरीज से करवाते हैं, और एक किताब दी जाती है डॉक्टर की तरफ से, उसमें लिखा जाता है कि आप अगले 45 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। तो क्या ये जो डायरी का पन्ना जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या ये उसी से संबंधित है? ये एक सवाल है, ये जांच का विषय है, क्योंकि रिया ने इसे जारी किया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये किस संदर्भ में लिखा गया और कब लिखा गया और कहां से हासिल किया गया। जी मृत्युंजय, ये एक एडिशनल जानकारी है और महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप जब भी किसी साइकाइट्रिस्ट से इलाज करवा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको सौंपे जाते हैं, और ऐसे में आप एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट तैयार करें, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना होता है, आपको पॉजिटिव फील करवाना होता है, और हो सकता है कि उन एक्टिविटीज में से या उन असाइनमेंट्स में से एक असाइनमेंट ये हो जो पन्ना इस वक्त रिया चक्रवर्ती सबके सामने लेकर आई है, जिसमें बता रही है कि मैं इन लोगों के प्रति थैंकफुल हूं। ये सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था। बहरहाल ये एक तरफ, और दूसरा जो बड़ी खबर अनिल देशमुख की तरफ से आ रही है, गृह मंत्री महाराष्ट्र के, अब उसे क्लियर करना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। ओम प्रकाश तिवारी, एडीआर, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, और दूसरा एफआईआर। महाराष्ट्र पुलिस इसमें एफआईआर तक नहीं करना चाह रही है। एडीआर और एफआईआर में फर्क है, पहले मैं ये समझना चाहूंगी, और अगर फर्क है तो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, क्या वजह है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से?
देखिए रूबिका, मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने जो है इस मामले को सुसाइड मान लिया है। आरंभिक तौर पर उन्होंने इसको सुसाइड माना है, इसमें किसी तरह का उन्होंने कोई झोल नहीं पाया, जैसा कि मैं आपको कानूनी तौर पर बता रहा हूं। तो जब पुलिस को ये लगता है कि पुलिस किसी घटनास्थल पर पहुंचती है कि वहां पर जो शख्स है उसने आत्महत्या की है, तो सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जाती है, उसी को एडीआर कहा जाता है। और उस मामले में कोई चार्जशीट नहीं होती, कुछ और नहीं होता है, और उसके बाद आत्महत्या का केस जो है फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर दिया जाता है। अगर कोई महिला 7 साल के अंदर मरी होती है तो एसडीएम उसकी इंक्वायरी करते हैं, वो एक अलग इंक्वायरी होती है, उसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन 174 के मामलों में भी कभी कभी ऐसा होता है रूबिका कि अगर पुलिस को जांच के दौरान कुछ सस्पेक्ट मिले, मसलन जैसे विसरा प्रिजर्व कर दिया जाता है 174 की जांच में, और वो विसरा में अगर ये आ जाए कि जहर उसमें पाया गया तो मामला मर्डर केस में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया है जिसके चलते वो इस मामले में मर्डर केस रजिस्टर्ड करें, क्योंकि इस मामले में 2 ही केस रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या तो मर्डर का या आत्महत्या के लिए उकसाने का। और मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उनकी इंक्वेस्ट कही जा सकती है कि वो एक आत्महत्या के मामलों की जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ एफआईआर का मतलब है कि संज्ञेय अपराध जो हुआ, जिसके बारे में पुलिस को पता लगा, सीआरपीसी की धारा 154 कहती है कि अगर कोई अपराध हुआ है और उसकी जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस को उसके बारे में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर लेनी चाहिए। तो बिहार पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अपराध माना और उसको दर्ज किया। लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक उसे अपराध नहीं माना है। दोनों मामलों में ये फर्क है, और जैसा कि वहां के गृह मंत्री कह रहे हैं तो वो मुंबई पुलिस की बात कर रहे हैं, ना कि बिहार पुलिस की। रूबिका, तो यहाँ ये बात की साफ गोई देखिए, या ये कह दीजिए कि साफ तौर पर डिफरेंस नजर आ रहा है, और डिफरेंस इस बात को लेकर है कि देखिए 2 केसेस है और 2 एंगल से उन केसेस की जांच हो रही है। एक जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कंप्लेन की, बिहार पुलिस ने उस पे फिर एक्शन लेना शुरू किया, और उस बिहार पुलिस के जो उच्चतम अधिकारी वहां पहुंचे थे उनको क्वारंटीन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से कर दिया गया। रिया चक्रवर्ती जब कल पूछताछ के लिए पहुंची तो मीडिया ने बार बार उनसे बात करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि रिया ने ईडी को भी कुछ खास नहीं बताया, और इसीलिए अब उनसे दोबारा पूछताछ होनी है। बड़े बड़े फैशन शो, बड़े बड़े फोटोशूट, फिल्मी पार्टियां, फोटोग्राफर्स को मुस्कुराते हुए पोज देना। 2 महीने पहले तक रिया चक्रवर्ती की जिंदगी यही थी। फिल्मी दुनिया के इसी ग्लैमर में रिया चक्रवर्ती जीती थी, जिसका बॉयफ्रेंड एक बड़ा स्टार था। बॉयफ्रेंड के स्टारडम के दम पर ही रिया को भी ये फिल्में और फोटोशूट मिलते थे। लेकिन सिर्फ 1 महीने में ही रिया की जिंदगी बदल गई। पहले भी फोटोग्राफर रिया का पीछा करते थे, अब भी करते हैं। बस फर्क इतना है कि पहले वो मुस्कुराकर बाकायदा पोज देकर फोटो खिंचवाती थी, अब वो फोटोग्राफर्स को देखकर चेहरा छिपा लेती है। जब से सुशांत की मौत हुई है, रिया ने मीडिया से दूरियां बनाई हुई हैं। ये 15 जून की तस्वीरें हैं, जिस दिन सुशांत का अंतिम संस्कार हुआ था। रिया चक्रवर्ती पहुंची तो थी, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वो मीडिया के सामने 19 जून को तब आई जब उन्हें पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तब भी वो मीडिया के कैमरों के आगे हाथ जोड़ती रही। ये वो वक्त था जब रिया चक्रवर्ती पर कोई आरोप नहीं लगा था। इसके बाद रिया 29 जून को तब नजर आई जब वो फरहान अख्तर के घर पर उनसे मिलने गई। यहाँ उनके साथ शिबानी ढांडेकर भी मौजूद थे। सुशांत के पिता ने जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए, तो 31 जुलाई को वो सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आई। रिया एक बार फिर तब नजर आई जब वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंची थी। रिया अपने भाई शोभित के साथ ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंची। ईडी ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर रहा है। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का आरोप है। रिया ईडी के सामने अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ये सवाल जवाब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर रहा है। सवाल जवाब शुरू करने के पहले ईडी ने रिया को पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत शपथ दिलाई।
यानी इसका मतलब साफ है, यदि रिया के जवाब गलत हुए तो उन्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन जानकारी ये आई है कि रिया ने ईडी के साथ पूछताछ में किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया। ईडी ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की थी, लेकिन रिया ने ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब याद नहीं कहकर दिया है। सुशांत मामले में ईडी मुंबई स्थित कार्यालय में चल रही पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती अनेक सवालों के जवाब नहीं दे पाईं, जबकि कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें जवाब पूरी तरह से याद नहीं है। सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक सवाल उनकी भाई की कंपनी से संबंधित था, जबकि दूसरा सवाल रिया की कंपनी से संबंधित था। बीच में रिया के भाई शोविक कुछ देर के लिए ईडी ऑफिस से निकले थे। सूत्रों से पता चला है कि ईडी ने कुछ जरूरी दस्तावेज मंगाए थे, जिन्हें लेने के लिए शोविक बाहर निकले थे। इस बीच पता चला है कि रिया ने 2018 में मुंबई में 76 लाख रुपए का एक फ्लैट भी खरीदा था। रिया ने यह फ्लैट खार ईस्ट के गुलमोहर एवेन्यू में बुक कराया था। अभी ये बिल्डिंग निर्माणाधीन ही है। इस फ्लैट पर रिया ने 55 से 60 लाख रुपए का बैंक लोन भी लिया था। ऐसा है कि ये 12 विंग का प्रोजेक्ट है और इसमें ई विंग में उनका फ्लैट है 5th फ्लोर पे। फरवरी मार्च 2018 में उन्होंने बुकिंग कराई थी। ये बिल्डिंग कब तक बनके कब तक रिया को पोजीशन इसका मिलने वाला था? देखिए, ऐसा है कि अगस्त 2022 के आसपास बिल्डिंग की जो पोजीशन डेट है वो है, बट बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक राइट नाउ वी गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर 6 मंथ्स। अभी तक रिया के इस फ्लैट की खरीद के संबंध में किसी जांच एजेंसी ने इस बिल्डर से संपर्क नहीं किया है, लेकिन अगर ईडी की जानकारी में इस फ्लैट की खरीद आएगी तो रिया से पूछताछ जरूर होगी। सिद्धार्थ पिठानी रूममेट और बड़े क्रिएटिव कहा जाता है सिद्धार्थ पिठानी, किसके? सुशांत सिंह राजपूत के। वो जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होने वाली है। सिद्धार्थ पिठानी ही है जिनको ये पता चला था कि दरवाजा बंद है, सुशांत सिंह राजपूत अंदर है लेकिन दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। फिर एक की मेकर को यानी चाबी वाले को बुलाया गया, दरवाजा खोलकर उन्होंने ही पंखे से झूलती हुई सुशांत सिंह राजपूत की लाश देखी थी। और अब बहुत सारी चीजों के खुलासे के लिए सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए ईडी ने आज तलब किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला आपके चैनल एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए।